जय हिंद, जय भारत। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी युवा साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इसमें विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न रखे गए हैं। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में अब तक आते रहे हैं। अब तक की परीक्षाओं का एनालिसिस करके जो सबसे टॉप मोस्ट 50 प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आपको हम कराएंगे। 17 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो और इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ये बहुत उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें, क्योंकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने सभी फ्रेंड्स जो आपके साथ आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो रक्त है उसका जो रंग है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही मानव का रक्त लाल होता है और इसमें लोहा धातु पाई जाती है। लोहा जो धातु है वो पालक और सेब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आयरन सबसे ज़्यादा पालक, सेब और गुड़ में पाया जाता है, तो ये इसके सोर्स हो गए। और इसमें हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु लोहा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर के तौर पर जाना जाता है कौन सा ग्रुप समूह? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ ग्रुप समूह। ओ ग्रुप समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। अगर ऑप्शन में ओ पॉजिटिव अगर ओ नेगेटिव होता तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर होगा वो ओ नेगेटिव होता है। ओ पॉजिटिव से भी ज़्यादा ओ नेगेटिव होता है, पर लेकिन यहाँ पर ए और ए बी और ओ 4 ऑप्शन है। रक्त समूह का जो ग्रुप होता है वो 4 भागों में विभाजित किया जाता है और इसमें जो ओ है वो सर्वदाता और जो ए बी ये सर्वग्राही। जो रक्त समूह ए बी है इसे सर्वग्राही, ये जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी से वो ब्लड ले सकता है और जिसका ओ है वो सभी को दे सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम के कारण और ये संभव है। तृतीय नियम है रिएक्शन एक्शन का नियम है, क्रिया प्रक्रिया का नियम इसे जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल कौन सा है? मनुष्य के पेट में जो अम्ल या एसिड पाया जाता है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। भोजन को पचाने में और ये हेल्प करता है, एक एंजाइम इससे निकलता है जिससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो फूड में जो मिले हुए होते हैं उनको अलग कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl अम्ल पाया जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट कर लिया करो, बार बार वीडियो को देखें एग्जाम देने जाने से पहले। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक जो अम्ल है ये कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न है, तंबाकू की पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ निकोटीन।
अगला प्रश्न है, त्वरण की एसआई इकाई है, त्वरण की एसआई इकाई है, इसका उत्तर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण की इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर हैं? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर हैं? तो इसका उत्तर होगा -40। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर निकल कर के आते हैं, और -40 पर इनके जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं। -40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों की जो मान होंगे वो बराबर होंगे, इसलिए -40 तापमान पर ये बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, कौन सा उपकरण ध्वनि को विद्युत कंपन में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण ध्वनि को विद्युत कंपन में परिवर्तित करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा विद्युत कंपन में परिवर्तित किया जाता है ध्वनि को। चलिए अगला प्रश्न है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कितना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6। पृथ्वी पर वस्तु का जितना भार है उसका अगर 1/6 कर दिया जाए, उसमें 1/6 का गुणा कर दिया जाए तो उतना भार चंद्रमा पर होगा। मान लिया जाए कि जो पृथ्वी है उस पर किसी का भार 60 kg है, अगर इसमें आप 1/6 का गुणा कर देते हैं, 6 से ये कट जाएगा तो आपका 10 kg। चंद्रमा पर जो उसका वजन होगा, उसका जो भार होगा वो सिर्फ 10 किलोग्राम होगा। तो पृथ्वी पर वस्तु के भार के 1/6 के बराबर होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित चैप्टर से रिलेटेड है ये। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल 100 से अधिक होती है, जो साउंड है उसकी स्पीड 100 से अधिक किसमें होती है? वायु, जल या इस्पात या तांबा? तो ध्वनि की जो चाल है वो 100 से अधिक तांबा में होती है। अगर 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो ठोस में ध्वनि की चाल 100 से अधिक होती है, और यहाँ पर इस्पात भी ठोस है और तांबा भी ठोस है, पर लेकिन तांबा में और इस्पात से भी अधिक होती है, क्योंकि जो तांबा है इसमें जो ध्वनि की चाल होती है वो 6420 मीटर पर सेकंड के करीब होती है, और इस्पात में करीब 6000 से कम होती है, 5900 के करीब मीटर पर सेकंड के करीब होती है। तो 100 से ज़्यादा जो स्पीड होती है वो तांबा में होती है। एल्युमिनियम में भी इतनी ही होती है, 6420 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें से मान लिया जाए कि इस्पात अगर नहीं होता, इसकी जगह गैस होता तो तांबा हो जाता, अगर यहाँ तांबे की जगह गैस होता तो हम इस्पात कर देते। क्योंकि इस्पात और तांबा दोनों ही ठोस हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा भी किस में 100 से अधिक होगी। तो यहाँ पर तांबा और एल्युमिनियम, इनमें 100 से ज़्यादा होती है, इस्पात स्टील से भी ज़्यादा होती है। तो ध्वनि की चाल 100 से ज़्यादा किस में होगी? तांबे में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक जल को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि है? निम्न में से कौन एक जल को पीने के लिए सुरक्षित या स्वच्छ बनाने की विधि है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल को उबालने के द्वारा। सामान्यतः अगर आप जल को उबाल कर पीते हैं तो उसमें जो जीवाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं पानी को गर्म करने पर, और पानी पीने योग्य बन जाता है, पानी सुरक्षित हो जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लोरीन का यूज किया जाता है पानी को फिल्टर वगैरह करके बिसलरियों की बोतल में, पर हम सामान्यतः बात कर रहे हैं कि एक जल को
पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि जल को उबालने के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका या सेल, इसका जो सबसे बाहरी आवरण है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं इन्हीं से मिलियंस ऑफ सेल्स, लाखों करोड़ों सेल से मिलकर और ये हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई के तौर पर भी जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 15वां, विषाणु संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? वायरस से होने वाली बीमारी है। 4 ऑप्शन है, इनमें से ही आपको बताना है कि कौन सी वायरस या विषाणु संक्रमण से होती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य जुकाम। कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड या सामान्य जो जुकाम होता है वो वायरस से भी हो जाता है। अगर किसी को हो रहा है तो उससे एक दूसरे को जुकाम हो जाता है, जो कि संक्रमण के कारण होता है। और ये हैजा, टाइफाइड और टेटनस ये सब जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी हैं। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? फलों को, जैसे केला हो गया, हरे जो फल होते हैं, या आम हो गया या अन्य फल हो गए, इनको कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, पर इसके लिए किस रसायन या किस केमिकल का यूज किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बाइड का यूज किया जाता है। कार्बाइड का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर ... की शुद्धता की माप करता है। यहाँ पर आपको जैसे फिल करना है, लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता की माप करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो भारी पानी है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, D2O। D2O ये भारी पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधातु नहीं है? 4 ऑप्शन में इनमें से कौन सी एक अधातु नहीं है? तो इसका उत्तर बताना है। इसमें से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। ये एक अधातु नहीं है, क्योंकि ये एक धातु है, इसमें करंट फ्लो हो जाता है। यह पूछा गया, अधातु नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आयरन या लोहा, इसकी कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया रोग हो जाता है। अनीमिया हो जाता है। बी, बेरी विटामिन बी की कमी से, सी की कमी से स्कर्वी होता है। अनीमिया हो जाता है आयरन की कमी से। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वसा के दूध में पाई जाती है? सबसे अधिक जो वसा है, सबसे अधिक जो फैट है वो भैंस के दूध में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है? जो शीतल पेय पाए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पाई जाती हैं, इसमें कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। शीतल पेय में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर आप याद रखें, ध्यान रखें, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न 24, परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन के द्वारा। जो एटम की खोज की थी वो जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 25वां,
भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बीपी कितना होता है, सामान्यतः कितना होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 120 से 180 तक, या 80 से 120 तक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने पोलियो वैक्सीन विकसित किया था? निम्नलिखित में से किसने पोलियो विकसित किया था? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जोनास एडवर्ड सॉल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन विकसित की गई थी। जोनास एडवर्ड सॉल्क के द्वारा। अगला प्रश्न 28वां है, कौन सी धातु तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता को मिलाने पर या उस धातु को तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पीतल। पीतल जो धातु है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होती है, मिश्रण होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके, जो ऊर्जा उसमें निरंतर बनती रहती है, ये किस वजह से होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। अगला प्रश्न 30, रेटिना किस अंग का भाग है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये किस अंग का भाग है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, आँख का। आँख का महत्वपूर्ण भाग है रेटिना, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो इसी पर बनता है, रेटिना पर। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और ये आँख का एक अंग है। चलिए अगला प्रश्न 31 है, पौधों में जाइलम मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? पौधों में जो जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, ये किसका कार्य करते हैं? तो जो जाइलम होते हैं वो पानी का परिवहन का कार्य करते हैं, पानी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो पानी दिया जाता है फिर उसमें जो जाइलम होते हैं वो पूरे वृक्ष को हरा भरा कर देते हैं, जड़ों के द्वारा पानी को जैसे सोखते हैं। तो पानी का परिवहन पौधा या पेड़ के हर एक अंग तक पहुंचाना और ये जाइलम का काम है। और जो फ्लोएम होते हैं वो भोजन का परिवहन करते हैं। जो पत्तियों में जो भोजन बन करके तैयार होता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं जो पूरा वृक्ष है उसके हर एक पार्ट में। और जाइलम क्या करते हैं, जो पानी का परिवहन करते हैं। पानी में जो खाद्य पदार्थ भी घुले हुए होते हैं वो भी सब ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 32वां, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें यहाँ लगभग में बताना था इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य की बाहरी सतह का ताप होता है। जो सूर्य की बाहरी सतह होती है उसका कितना टेम्परेचर होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6000 केल्विन। के का मीन केल्विन है या 6000 के, ये सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है। चलिए अगला प्रश्न है 35वां, बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है? बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य के बराबर होता है। बल गुणा विस्थापन कार्य के बराबर होता है, या कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। चलिए अगला प्रश्न है 36वां, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। चलती गाड़ी में कोई बैठा हुआ आदमी है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों ऊर्जा होंगी उस समय।
चलती हुई गाड़ी में अगर कोई बैठा आदमी है तो उसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होंगी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 37वां। कोई 70 किलो भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है। यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा? 70 किलोग्राम वाला भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है। अगर लिफ्ट की जो डोर है या केबल है वो टूट जाए तो उसका भार क्या प्रतीत होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। तो उसका भार क्या होगा या कितना प्रतीत होगा? शून्य प्रतीत होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अत्यधिक दीर्घ दूरी। जो अत्यधिक दीर्घ दूरी होती है ब्रह्मांड में, जो दूरस्थ जो आकाशीय पिंड होते हैं या जो तारे ग्रह वगैरह वगैरह होते हैं, तो इनकी जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। तो अत्यधिक दीर्घ दूरी के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है 39वां। एक स्वस्थ युवा व्यक्ति का हृदय कितनी बार स्पंदन करता है या धड़कता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, रक्त द्वारा शुद्ध होता है। रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है? रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है, यहाँ पर फिल करना होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, वृक्क के द्वारा। वृक्क के द्वारा और जो रक्त है वो शुद्ध होता है। अगला प्रश्न 41वां है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? टेम्परेचर दिखाने के लिए जो थर्मामीटर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारे का इस्तेमाल किया जाता है या पारे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 42वां, सूर्य ग्रहण होता है या ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रमा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, और ये अमावस्या को होता है। क्योंकि जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को और जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या का हो। तो ये आप ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। अगला प्रश्न है 43वां, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का कौन सुचालक होता है? सुचालक और कुचालक। सुचालक वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाता है, जिनमें करंट पास हो जाता है, धारा पास हो जाती है, वो सुचालक जाने जाते हैं। तो कांच तो होगा नहीं, कांच में करंट नहीं आता है, कागज में नहीं आता है, रबड़ में नहीं आता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कॉपर होगा, क्योंकि ये इसमें करंट फ्लो हो जाता है। अगला प्रश्न है 44वां, बर्फ का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? बर्फ का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे प्रश्न है 45वां, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक जो एटम होता है उसका जो सेंटर होता है, जो उसका जो न्यूक्लियस होता है, वहाँ उसमें क्या होते हैं, केंद्रक होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो राउंड लगा रहे होते हैं चारों तरफ। तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न 46वां, लोहे में जंग लगना एक कैसा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, रासायनिक परिवर्तन। ये केमिकल चेंज है। दो चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। पानी से आप बर्फ बना दीजिए, पानी से आप बर्फ बना दें, फिर पानी से आपने बर्फ बनाया, बर्फ फिर से पानी बन जाएगी, तो ये कैसा चेंज हुआ, भौतिक चेंज। पर यहाँ लोहे में जंग लग गई तो ये कैसा हुआ, रासायनिक चेंज होता है, ये केमिकल चेंज होता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने के लिए जो गैस उपयोग की जाती है
वो कौन सी गैस है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है CO2। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो CO2। अगला प्रश्न 48वां, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पर यहाँ पर चौथी अवस्था पूछी गई है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लाज्मा। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। सामान्यतः 3 अवस्थाएं, ठोस, तरल या गैस, ये 3 अवस्थाएं सामान्यतः पढ़ाई जाती हैं। चौथी अवस्था और जो 5वीं अवस्था है वो बड़ी क्लासों में पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पदार्थ की चौथी अवस्था की बात हो रही है, तो क्या? प्लाज्मा। चलिए अगला प्रश्न है, गाय का दूध किसका एक समृद्ध स्रोत है? गाय के दूध में इसमें से क्या पाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B1। इस विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। गाय के दूध में विटामिन B1 भारी मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, टॉप 50 का अंतिम प्रश्न। सामान्य पुरुष के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? लगभग लगा दिया है। सामान्य पुरुष के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1350 ग्राम होता है, या 1350 ग्राम होता है। सामान्य पुरुष का जो मस्तिष्क है उसका वजन 1350 ग्राम होता है। उम्मीद है दोस्तों ये जितने भी हमने प्रश्न आपको कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे और ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इन जो हमारी वीडियो टॉप 50 वाली हैं इनमें से आएंगे और आपका जो वर्दी का सपना है उसे पूरे करने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। आपके सपने पूरे हों इसीलिए हम टॉप 50 जीके, टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन की वीडियो और बना करके डाल रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देखें। अपने सभी फ्रेंड्स जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन सबको इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो और हम आपके लिए बनाएंगे और जो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई हैं इसका पार्ट 1 आप चैनल पर जाकर के देखें। स्टैटिक जीके की वीडियो आप देख सकते हैं, जीके से संबंधित बहुत वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको ज़रूर देखें। आपके लिए वो वीडियो बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगी। वीडियो को पूरा अंतिम देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।